हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, जो कि आपका बहुत सारा और भी केमिस्ट्री और मैथ्स का भी मिल जाएगा, लेकिन ये फिजिक्स सेक्शन है इसलिए आपको फिजिक्स का ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। स्वस्थ मनुष्य की दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है। स्वस्थ मनुष्य का जो स्पष्ट दूरी होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। आपका क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी नंबर देखिए, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ई लेंस इज कॉज्ड बाई एक्शन ऑफ। मानव नेत्र की फोकस की दूरी परिवर्तित होती है। मानव नेत्र की जो फोकस की दूरी है वो कैसे परिवर्तित होती है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान के चलिए कि है मानव नेत्र है, तो यहाँ से जो है सिलियारी मसल क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसको जो है कंट्रोल कौन करता है, सिलियारी मसल्स करते हैं, जो कि उसी की वजह से जो है किसी वस्तु पर क्या कर पाता है, फोकस कर पाता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, सिलियारी मसल्स। इसको बोला जाता है हिंदी में पक्षमाभि मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कण या क्या है पार्टिकल है, जो कि क्या है रेस्ट में है। मान के चलिए आपका क्या है पार्टिकल है, जो कि क्या है अभी रेस्ट में है। रेस्ट से अब क्या करता है, मोशन करता है या फिर कोई अंडर कांस्टेंट फोर्स में डिस्प्लेसमेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो ये जो है मान के चलिए कोई सी दूरी पर क्या करता है, किसी एक क्या है दूरी है, डिस्टेंस है, उस पर क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसके लिए जो टाइम लगा रहा है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए, डिस्प्लेस होने के लिए, वो टाइम क्या है, टी है। और दूसरी बार जो है हमारा ये सेम ये पार्टिकल जो है मान के चलिए कुछ एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है या विस्थापन हो रहा है, तो जिसके लिए हमारा टाइम क्या हो रहा है, 2t लगा रहा है। जो हमारा जो समय है वो कितना लगा रहा है, 2t लगा रहा है। तो हमको बताना है कि यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन क्या होगा, इक्वेशन के बीच में जो यहाँ से जो है ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया, जो पार्टिकल है मूव किया, वो कितना s1 डिस्प्लेसमेंट किया या विस्थापन s1 किया। और यहाँ से ये 2t में जो है मतलब कि 2t में जो विस्थापन किया इतने समय में, वो क्या किया, s2 किया। तो हमको जो है इन दोनों के बीच क्या है, संबंध या रिलेशन बताना है। तो इसके लिए जो मोशन ऑफ इक्वेशन होता है आपका, 3 प्रकार का इक्वेशन होता है। वो पहला होता है आपका, तो आपका इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर मोशन का जो इक्वेशंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं आपके। जैसे ये पहला v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। और दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये भी है वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या होता है, मोशन ऑफ इक्वेशन 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो इक्वेशन यहाँ पर सही बैठता है, जो इसी का ज़रूरत है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या रिलेशन बताना है, दो क्या हुआ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, तो उससे रिलेशन हमारा क्या है, ये सेकंड। देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन जो है क्या है, उससे रिलेटेड है। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे। तो चलिए देखिए बताता हूँ मैं यहाँ पर। जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहला देखिए आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट बोलता है, मतलब जो आपका कंडीशन है, पहला कंडीशन जो है आपका क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट S1 जो है वो क्या है, ut प्लस हाफ ए टी। ut जो है आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जो आपका जो पहले जो है क्या था, इनिशियल क्या था, रेस्ट में था। अभी का क्या था, ये पहले स्थिर था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो हो गया, तो फिर जीरो का किसी से भी इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कराने से, गुणत कराने से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर इसके बाद बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा, टी टाइम होता है, ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि त्वरण बोला जाता है इसको। और ये टाइम आपका समय हो गया, इसका स्क्वायर हो गया आपका। ये मान के चलिए इक्वेशन मान लेते हैं पहला, जो कि S1 बराबर A 1/2
280 ये हो गया। इसको पहला मान लेते हैं। और दूसरा देखिए, आपका दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपका जो S2 है, S2 क्या है, S2 भी आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका 0 ही होगा। और जो आपका 1/2 हाँ ये हो जाएगा। और जो आपका t है, ये टाइम क्या है यहाँ पास, तो 2t दिया गया है। बस टाइम की जगह हमें 2t लिखना है, 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4at² ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो आपका S2 जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 280²। तो 280² आ गया। और इसमें हम लोग को ये दोनों कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, जो आपका ये बीच का यहाँ से मान के चलिए एक्स्ट्रा है, तो आपका कितना विस्थापन हुआ इन दोनों के बीच में। मान के चलिए यहाँ पास एक क्या है, कार है। इस कार को हम लोग चलाए तो ये इतना दूर ही गया। और इसके बाद जो है फिर से हम लोग स्टार्ट किए यहाँ से, थोड़ा ज़ोर से मतलब फोर्स लगाया तो ये कितना, 2t मतलब कि 2 सेकंड में मान के चलिए कितना दूर गया, इतना दूर गया। तो यहाँ से जो ये पहला बार में जितना गया और ये दूसरी बार में जितना गया, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। कितना विस्थापित हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास -S1 कर देंगे। -S1 कर दिए तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा, तो हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पास S1 के प्लेस में ये रखेंगे, 2at² माइनस आपका S1 क्या है, 12at²। यहाँ से 80 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। S2 = 80 आपका क्या है, कॉमन निकल गया। और आपका बचा क्या, 2 - 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। ये इसको सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 3/2 80²। और आपका S2 जो निकल के आ जाएगा 280²। और आपको हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि 3 1/2 जो ए आपका इंटू में है, 3 × 1/2 80²। इससे जो है ये आपका 1/2 80² है, वो क्या है यहाँ पास S1 के बराबर है। तो आपका जो S2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, S1 और 3 टाइम्स S1 के बराबर। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आ गया, दिएगा ऑप्शन कौन सा है आपका, दिएगा ऑप्शन में आपका जो है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए 4th नंबर, टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। चंद्रमा की सतह पर समान ऊंचाई से भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को गिराया जाए तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चंद्रमा को क्यों बोल रहा है, यहाँ पर जो एक चीज़ नहीं बताया गया है, आपके क्वेश्चन में ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पर जो है चंद्रमा में क्या वायु को यहाँ पर जो है एक मतलब जो है इंक्लूड नहीं किया है कि वायुमंडल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब जो है आपका क्या होगा, उस जगह में निर्यात होगा या खाली जगह होगा। जब हम लोग मान के चलिए, अगर हम लोग पृथ्वी पर कोई एक हल्का वस्तु एक वज़नदार वस्तु ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एक पेपर और एक बॉल ले लेते हैं, अगर उसको किसी हाइट से जो है गिराते हैं तो पहले कौन ज़मीन को सरफेस को टच करेगा। तो पहली बात आपको पता ही होगा कि वज़न वाला सामान क्या होता है, जल्दी गिर जाता है, और जो आपको हल्का है पेपर वो आराम से गिरेगा। तो इससे पहले जो है कौन पहुँचेगा यहाँ पास, जो आपका बॉल है वो पहले पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को जो है हम लोग वैक्यूम में या फिर खाली जगह में जो है परफॉर्म करेंगे तो क्या चीज़ होगा कि जो है दोनों अगर मास ज़्यादा हो या कम हो इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो दोनों जो है सरफेस को जो है क्या सेम ही टाइम पर जो है टच करेंगे। तो ये जो है चंद्रमा पर जो है क्या होगा, इसके लिए आंसर वो हो जाएगा आपका, दोनों का जो क्या होगा वेग जो होगा, वेलोसिटी जो होगा वो समान होंगे। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ये ए नंबर इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 नंबर देखिए, यहाँ पास क्या बोल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलो कैलोरी हीट इज। जो आपका 1 किलो कैलोरी है, उसका हीट जो है कितना उत्पन्न करेगा, इसको बताना है क्या में, जूल में बताना है। 1 किलो कैलोरी उसमें उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य होगा। क्या होगा आपका कार्य, जो अब कैलोरी क्या होता है, कैलोरी वो होता है जैसे कोई जो आपका एक ATM स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो आपका जो जल होता है या क्या बोला जाता है वाटर होता है, उसको जो कितना हीट चाहिए कि
1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, अप हो जाए, या 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर उसका ऊपर हो जाए, उतना हीट चाहिए, उसी जितना हीट चाहिए जिससे कि जो है 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो उसको जितना चाहिए होता है हीट, उसी को बोला जाता है 1 कैलोरी। वही कितना होता है, 1 कैलोरी के इक्वल होता है। तो आपका जो है वो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, जूल में। तो 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है आपका 4.18 जूल होता है। तो आपका क्या है यहाँ पास किलो, तो 10⁻³ या क्या बोला जाता है, 1000 में जो है क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी होता है, 1 किलो कैलोरी। तो आपको 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 1000 किलो बोला जाता है। 1000 कैलोरी क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैलोरी जो है क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, 1 के कैलोरी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जो है हमको जूल में इसको कन्वर्ट करना है, तो जूल में हो जाएगा आपका 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा आपका 4.18। आपका क्या हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा आपका, 1 किलो कैलोरी का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा 4.18 जूल। और आपका क्या 1 किलो कैलोरी के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ कर देंगे बस। मतलब ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी के लिए क्या हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका 1 किलो कैलोरी के लिए आपका क्या है, जो ऊष्मा है उत्पन्न किया गया कार्य है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर आपको हो जाएगा जूल। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोधक R डैश या R प्राइम बोला जाता है। तो R प्राइम जो है ये बोला जाता है। तो आपको हमको फाइंड क्या करना है, पता करना है हमको। तो क्या पता करना है, R डिवाइड बाय R डैश क्या होगा, अनुपात क्या होगा। हमारा मान के चलिए क्या है, तार है, इसको क्या किए हैं हम लोग 5 टुकड़ों में बांट दिए हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 5 हो गया। इसको 5 टुकड़ों में काट दिया और उसको क्या किया हमने, जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है, तो पैरेलल जोड़ दिया है, समांतर जोड़ दिया है ऐसे। ये रेसिस्टेंस है, मान के चलिए वायर का टुकड़ा है, ये आपका ऐसे जोड़ दिया है। और ये कहाँ से, बी से कनेक्ट है, ये मान के चलिए ए, ये आपका बी। ऐसे ही 2 3 4 और ये आपका 5। ये आपका 5 क्या है, वायर का टुकड़ा है जिसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मतलब हम लोग जब ऐसे जोड़ते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो होता है आपका टोटल बराबर 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1। ये मान के चलिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका R4 है, ये आपका क्या है R5 है। वैसे ही हम लोग क्या होता है R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 होता है। तो आपका जो R1 R2 R3 R4 क्या है, वो बराबर है आपके R के बराबर है। मतलब इसको बराबर क्या है, बराबर भागों में क्या किया है, बराबर टुकड़ों में क्या किया गया है, R में काटा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब R के बराबर है। तो हमारा जो R ये टोटल है, या इसको R डैश लिख सकते हैं, ये R डैश ये बराबर क्या हो जाएगा, ये सब क्या है इक्वल है, तो क्या हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, R R R है, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे 1 + 1 + 1 प्लस कितने बार है, 5 टाइम्स है, ये 4 ये 5, ये क्या हो जाएगा 5/r। मतलब टोटल मिला के आ गया 1/r डैश जो है किसके बराबर है, 5/r। तो हमको फाइंड क्या करना है, R/r डैश। इसको हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R/r डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 के इक्वल है। हमारा जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 5 के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, जो आपका यहाँ पर दिया गया सी नंबर, वो आपका राइट आंसर है। तो आपका जो है पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट के इक्वल होता है। तो
तो हम लोग वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, इसके प्लेस में क्या कर देंगे हम लोग आई आर लगा देंगे, इंटू आई क्या बचा है था, आई इंटू कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर हो गया। और कुछ इधर रिलेशन ऐसा कुछ दिख सकता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। तो आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन में आई लिख सकते हैं। तो हमारा जो आर को ऐसे नहीं लिख सकते, V अपॉन में आई, मतलब आर बराबर क्या V अपॉन में आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आई के प्लेस में जो है ऐसे पुट कर करके यहाँ पास आई के प्लेस में सॉरी आई बराबर V अपॉन में आर लिख सकते हैं, आई बराबर V अपॉन में आर, V अपॉन में आर लिखेंगे तो हम लोग आई के प्लेस में क्या कर देंगे यहाँ पास V अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ये आर। तो यहाँ से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका हम लोग ऐसे नहीं लिखते V स्क्वायर अपॉन में आर। तो देखिए यहाँ पर जो है V अपॉन में आई आपका ऑप्शन में दिया गया है, जो V इंटू आई क्या है, V आई क्या है 80 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ये इससे रिलेटेड है, मतलब इससे क्या है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका पावर है उसको। और दूसरा देखिए आपका V आई स्क्वायर आर का आपका ए नंबर इक्वेशन में मतलब ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, और आपका ये V स्क्वायर अपॉन आर जो है आपका डी नंबर में दिया गया है। और आपका बचा क्या इंटू वी आई भी दे गया और बचा क्या आपका आई आर स्क्वायर। ये जो है ये आपका ऑप्शन जो है ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दिया क्या गया है, अन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यहाँ पर 220 वोल्ट रेटेड है, एंड क्या है वाट दिया गया है, मतलब पावर जो है आपका पावर कितना दिया गया है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी, मतलब किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक जो है कितना दिया है, एक 220 वोल्ट है, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो 100 वाट क्या है पावर ले रहा है। जब इसे क्या करना है 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, यही बताना है हमको। तो जो है यहाँ पास क्या दिया गया है 220 वोल्ट है, जो कि 100 वाट क्या हो रहा है यहाँ पास पावर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है पावर यहाँ पास ले रहा है 220 वोल्ट पर। तो हमको जो है 110 वोल्ट पर क्या इसको अगर हम लोग प्रचलित करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या होगा बताना है हमको। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो आपका V कितना है यहाँ पास पहले दिया गया है V1 कितना है 220 वोल्ट, और आपका पावर क्या दिया गया है 100। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पास पुट करके इसका क्या निकालेंगे पावर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं। आपका पावर क्या दिया गया यहाँ पास 100 दिया गया, 100 लिख लीजिए। आपका वोल्ट जो क्या दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस वो दिया गया है 220 इंटू क्या करना है एक बार और 220 स्क्वायर है इसलिए 220 डिवाइड बाय आपका रेसिस्टेंस क्या हमको निकालना है। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। इसको इसलिए मैं ऐसे 220 लिखा क्योंकि जो है ये आप लोगों को सिंप्लीफाई करने में ईजिली होगा, और ये सब चीज़ जो है अगर कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी ही सिंप्लीफाई ईजिली हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 484 ये हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा। और ये आपका रेसिस्टेंस क्या में होता है ओम में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। यहाँ पास रेसिस्टेंस निकल के आ गया, और हम लोग किसके 110 वोल्ट के लिए मतलब 110 वोल्ट के लिए क्या निकालेंगे पावर निकालेंगे। P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन में R होता है। हमारा वोल्टेज कितना है 110 है, तो 110 इंटू 110 डिवाइड बाई हमारा रेसिस्टेंस कितना निकल के आ गया, वो कितना 484 ये निकल के आ गया। पावर निकल के आ जाएगा यहाँ से। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, चलिए डिवाइड करते हैं 2 4 2 और कितना हो जाएगा। इसको ऐसा कीजिए, देखिए आपको मैं बताता हूँ, इतना मतलब थोड़ा और सिंपली पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखिए आर कितना दिया गया है, आर के प्लेस में आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे 110 इंटू 110 ये लिख दिए। और हमारा आर क्या दिया है इसको डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए, कैंसिल आउट मत कीजिएगा। 220 इंटू 220 डिवाइड में ये ऊपर चले जाएगा 100 ऊपर चला गया। अब यहाँ से ये गया ये, और 11 दूनी 22 हो गया,
और आपका फिर यहाँ से 11 दूनी 22 हो गया। आपका निकल के क्या आ जाएगा, ये 0 बचा है, ये 100 और आपको 4 कितना हो गया, ये 4 तो 2 दूना 4 हो गया। 25 से सॉरी यहाँ पास 4 से जो है 100 को भाग देंगे, कितना आएगा 25 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, पावर निकल के आ गया 25 वाट होता है। आपका जो पावर होता है वो क्या होता है, वाट में होता है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर दिया गया ऑप्शन किस में है, दिया गया आपका जो ऑप्शन है डी नंबर, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर ट्रांसफार्मर, या फिर आपका सी दिया है कोर ऑफ डायनमो, या फिर डी दिया है आपका मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदु इस्पातक का नहीं बना होता। तो आपका जो लाउड स्पीकर होता है, ये आपका डी नंबर, लाउड स्पीकर का जो चुंबक होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का नहीं बना होता है, ये हार्ड आयरन का बना होता है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर का चुंबक या फिर मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोल रहा है कि दी वे प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन अ वाटर आर, जल में नौका के नौकायान द्वारा निर्मित तरंग है। आपका ये मान के चलिए क्या है, जल है, ये जल हो गया। जल में एक तरह का नौका बना देते हैं, ये आपका नौका है या बोट है, जिसमें जो है अगर ये चलता है तो किस तरह का जो है वेव बनाता है, वेव मतलब तरंग बनाता है। इसमें जो बनता है वो आप लोगों को बोट चलता है तो ऐसा कुछ दिखाई देता होगा, अप डाउन ऐसा कुछ वेव दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के वेव को क्या बोला जाता है, तो इस तरह के वेव को जो है आपका ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है या फिर अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। ये वेव जो है जब यहाँ पास से बोर्ड जो है गुजरता है किसी पानी से या पानी के सरफेस से, तब जो है ये इस तरह का क्या बनता है, क्या बनता है, अपने सरफेस में जो है ऊपर और नीचे होते जाता है। इसी वेव, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। आपका जो ये मान के चलिए ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो अगर हम लोग एक साइड से कोई झटका देंगे ऐसे, तो यहाँ से जो ये क्या होते जाता है, ये एक तरह से सटते जाता है और ऐसे होते जाते ही अपना क्या फोर्स को इधर रिलीज कर देता है। तो अगर ये ऐसे चलेगा, मतलब कि यहाँ से जो है प्रेस होके कंप्रेस होते 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 यहाँ पास क्या करेगा, रिलीज कर देगा फोर्स को। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, जो कि क्या होता है, एक ही सीधा में चलता है। और जो आपका जो ट्रांसवर्स है वो ऐसे कुछ चलता है, जो कि अप डाउन होते रहता है। इसी को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव और इसको बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव। नौका में चलेगा तो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आपका जो ये आपका ये क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वो जो है जैसे कम क्या होता है, एक तरह की स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग जैसे कुछ खिलौना आता है, उसमें क्या होता है, अगर हम लोग एक तरह से इधर से झटका देंगे तो क्या होता है, ये झटका जो है यहाँ से कंप्रेस ऐसे ऐसे जो है क्या होता है, सट जाते हैं। ये जितने भी गोल गोल होते हैं चूड़ी, वो क्या होते हैं, सट जाते हैं। सटने के बाद जो है इसे सटते यहाँ पास क्या होते हैं, आखिरी में जाकर रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो वेव फ्लो होता है, इस वेव फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पूर्ण नवीकरण योग्य नहीं है। पूर्ण नवीकरण योग्य नहीं है मतलब जो है दोबारा से उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे आपका ये सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, ओशन एनर्जी है, ये सब आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, ये दोबारा बन सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। लेकिन जो आपका कोल एनर्जी है, डी नंबर देखिए, कोल एनर्जी जो है आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब इसको पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, कोयला ऊर्जा फिर कोल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू, नाभिकीय ऊर्जा के उद्गम का कारण है। जो आपका नाभिकीय ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है किससे प्रोड्यूस होता है, तो ये द्रव्यमान के जो अल्पांश ऊर्जा में जो बदल जाते हैं उसी को जो है बोला जाता है आपका नाभिकीय ऊर्जा का उद्गम का जो कारण होता है वही होता है द्रव्यमान जो है अल्पांश का ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ मास इनटू एनर्जी। जो स्मॉल पार्ट ऑफ मास है वो एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान के अल्पांश का ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सौर ऊर्जा का स्रोत है
आपका सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी जो है आपका सन से जो एनर्जी आता है वो किस क्रिया से होकर के आता है, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न। देखिएगा ये इसको देखिएगा, ये फ्यूज़न को थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में, जो है फ्यूज़न अलग होता है, फिजन अलग होता है। फ्यूज़न में जो स्प्लिट होता है, फ्यूज़न में जो हाइड्रोजन अणु होते हैं वो कुछ तरह के एनर्जी इमिट करते हैं। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाएगा, इसको याद रखिए फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर लाइट अप अ बल्ब, बल्ब को प्रकाशित करने के लिए कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इसमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो होता है वो होता है आपका किसी भी घर में अगर कर रहे हो, बल्ब जला रहे हैं घर में, तो कौन से एनर्जी से जलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो क्या चीज़ में उत्पन्न की जाती है, तो आपका पहला मोटर दिया है, रोटर दिया है, जनरेटर दिया है, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, जनरेटर। हम लोग जो है विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ से जनरेट करते हैं, जनरेटर से करते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनरेटर। नेक्स्ट तो देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि जो एक रेलगाड़ी के ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 20 सेकेंड में रुक जाती है यदि ब्रेक के कारण अवमंदन जो है कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, जो कि माइनस में एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पास वो क्या दिया गया है, ए बराबर, ये माइनस में होगा क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक जो है लगाया जा रहा है जिस हिसाब से जो इसका, उस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या है, घट रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा। तो कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। और क्या है, तब रेलगाड़ी के प्रारंभिक वेग क्या होगी। तो आपका जो क्या है इक्वेशन क्या होता है, मोशन ऑफ इक्वेशन, 3 प्रकार के क्या होते हैं इक्वेशन होते हैं मोशन के लिए। तो वो होते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी होता है, और दूसरा क्या होता है s इज इक्वल टू क्या होता है ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये क्या होते हैं, ये तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन होते हैं, जिससे कि जो हम लोग दिए गए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ है वो हमको, जिससे कि हम लोग क्या निकाल सके, इनिशियल वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो आपका जो ये वाला पहला वाला देखिए इक्वेशन, ये हमारा मदद करेगा क्या, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो है निकालने में ये हमारी मदद करेगा। तो देखिए हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या था, ये आपका वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या है, वो तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका v है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब ये गाड़ी जा कर के क्या हो जा रहा है, रुक रहा है, तो फाइनली क्या हो रहा है, इसका जीरो हो जा रहा है, जो स्पीड है वो फाइनली क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसका इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पास से, अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन अगर यहाँ से क्या, यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट किए, यहाँ पास जाके रुका, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, आखिरी वाला अंत में गति क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल है, जहाँ पास ब्रेक लगाए, वहाँ पास का वेलोसिटी क्या हुआ, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी u ही मान लेते हैं। और हमारा ये एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पास माइनस में हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस में हो रहा है, u बराबर u ही ले लें। और जो आपका एक्सेलरेशन दिया गया है वो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका -2 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और आपका टाइम कितना लगा, तो इसके लिए जो टाइम लगा यहाँ पर दिया होगा, टाइम जो लगा हमारा 20 सेकेंड लगा, टाइम क्या है 20 सेकेंड है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में रखते जाते हैं, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है यहाँ पास, जीरो है बराबर, और हमारा क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमको तो फाइंड करना है, प्लस हमारा एक्सेलरेशन वो दिया गया है -2, और हमारा टाइम कितना है, वो है 20। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है u निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा इस साइड हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या 40, आपका जो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये 40 आंसर दिया गया है आपका डी नंबर में, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स एक कण नियत चाल से गतिमान है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या हो जाए, कोई कण है या फिर पार्टिकल है चल रहा है, तो जो है वो सेम टाइम में जो है सेम डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर कर रहा है। तो इसके लिए जो डेफिनेशन हो जाएगा देखते हैं, चलिए ऑप्शन में एक समान, आपका देखिए बी नंबर, एक कण जो है समान अंतराल में समान दूरी तय करेगा, मतलब इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर, समान अंतराल में समान दूरी क्या करेगा, तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पास आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो हमको बोल रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ m इज इक्विवेलेंट टू, पृथ्वी का द्रव्यमान m में किसके बराबर है, निम्न किसके बराबर है। तो आपका जो होता है जी, स्मॉल जी, इसको बोला जाता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा जी ये होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। और आपका जो ये m है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो मास ऑफ द अर्थ होता है ये। और आपका जो नीचे में होता है आर स्क्वायर, आपका क्या होता है आर स्क्वायर, जो कि आर क्या है यहाँ पास रेडियस है, इसका जो है आपका अर्थ का रेडियस है। से हमको क्या फाइंड करना है, पता लगाना है, तो हमको m लगाना है, फाइंड करना है, हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, ये इस साइड चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा m निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं चलिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो आपका दिया गया ऑप्शन है, ऐसा कुछ जी आर स्क्वायर अपॉन में जी, कहाँ पास है, तो आपका जो है डी नंबर में दिया गया है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास होता है वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि तरंगों का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम क्या है, तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। तो जो आपका क्या दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम, क्या दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो आपको जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या होता है, 10 टू द पावर -10 होता है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर में होता है, तो ये होता है। तो ये यहाँ पर जो है इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, ये आपका 20 नंबर, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है v, इसको बोला जाता है, ये किसके बराबर होता है, तो आपका c अपॉन क्या होता है, लैम्डा। ये c क्या है, तो आपका लाइट ऑफ स्पीड है, जो क्या है, सूर्य से आती हुई जो लाइट है उसका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, क्या बोलते हैं, गति होता है, तो उसका क्या होता है, ये मान होता है। और आपका डिवाइड में क्या है, लैम्डा। लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या दिया गया है, तो ये वेवलेंथ होता है, लैम्डा बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, 3 कितना दिया गया है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी जो है हमको निकालना है, वेवलेंथ दिया गया है आपको क्या, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, जो आपका ये 3000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, ये क्या है आपका, लैम्डा है, वेवलेंथ है, ये आपका तरंग दैर्घ्य है। और हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग फॉर्मूला रख दिए, यहाँ बस वैल्यू भी रख देते हैं। सी के लिए जो वैल्यू होता है क्या होता है, 3 × 10 टू द पावर क्या होता है, 8 होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, ये मीटर पर सेकेंड में होता है। और आपका जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर जो है कितना, 3000 दिया गया है, 3000 का सेट करते हैं 10 × 10 टू द पावर 3। और आपका जो है एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो होता है 10 टू द पावर -10 होता है जी। एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो 3000 एंगस्ट्रॉम के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये पहले जो है आपका 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये बेस सेम है, यहाँ पास पावर है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। 3 से हम लोग क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -7 हो जाएगा। और जो डिवाइड में रहता है क्या होता है, ऊपर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा,
-7 हो जाएगा जी। आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 15 हो गया। आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 15 क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, HZ बोला जाता है हर्ट्ज को, ये आपका हर्ट्ज हो गया। और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन देखिए आपको, हमको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पास, तो यहाँ पर जो है गीगा हर्ट्ज में दिया गया है, गीगा हर्ट्ज में दिया गया है तो इसको हम लोग गीगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पास गीगा हर्ट्ज में अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा। जब आपका 10 टू द पावर 9 होता है वो कितना होता है 1 गीगा हर्ट्ज होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है गीगा हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा दिया गया ऑप्शन क्या है, दिया गया ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पास, जो आपका बी नंबर है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो बी नंबर है वो क्या आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो 10 बोल रहा हूँ जो है यहाँ पास क्या करेंगे, जो इसको गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट किए तो यहाँ पास से माइनस कर दिए और जो बचा वो क्या है यहाँ पास इसको लिख दिए। 1 गीगाहर्ट्ज के लिए हम लोग कितना लिखते हैं 10 पावर 9 हर्ट्ज लिखते हैं, तो यहाँ पास क्या हो गया हर्ट्ज को निकाल दिया 9 कर दिया और हम लोग क्या किया यहाँ पास जो 10 पावर 9 है उसके प्लेस में क्या लिख दिया हम लोग जी लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 10 पावर 6 हो गया और गीगाहर्ट्ज हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बी नंबर। यहाँ देखिए इन दी फॉलोइंग क्वालिटीज़, सॉरी क्वालिटीज़ नहीं होगा यहाँ पर जो है क्वांटिटी होगा, स्पेलिंग गड़बड़ है। इन दी फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन इज स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से अदिश राशि कौन सा है, मतलब जो यहाँ पर जो है बताना है हम लोगों को जो है कौन सा राशि जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता या फिर भरोसे में नहीं रहता है, जो खुद इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रूप से होता है। आपका दिया गया है पहला मास, दूसरा फोर्स, तीसरा वेलोसिटी, चौथा क्या दिया गया है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो मास होता है वो होता है क्या, ये इंडिपेंडेंट होता है या फिर क्या बोले जा सकता है अदिश राशि होता है, इसी को अदिश राशि बोला जाता है। आपका ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, अगर मास है तो है उसमें क्या किसी चीज़ को, जैसे आपका वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या गति और डायरेक्शन को देखता है, आपका स्पीड तो जा रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये दोनों चीज़ को निर्भर करता है। फोर्स जो है मास को भी निर्भर करता है और क्या एक्सेलरेशन को भी निर्भर करता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर ये नंबर हो जाएगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक है एम्पियर हो जाता है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर एम्पियर। धारा को जो है किस चीज़ में नापते हैं हम लोग, तो उसको नापते हैं एम्पियर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। तो देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो द हाइट एट विच द weight of body becomes 1/16 of its weight on the surface of the earth is, जिस ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/16 कितना 1/16 भार रह जाता है, वह ऊंचाई है। हमको वह ऊंचाई क्या करना है फाइंड करना है। तो जमीन पर जो वेट क्या होता है वो होता है हमारा मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है आपका जमीन पर जो वेट होता है वो होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपका फोर्स होता है वहाँ पर जो लग रहा है वो फोर्स, अगर ज़मीन पर लग रहा है तो उसके लिए जो फोर्स होता है एफ, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और क्या होता है आपका ये आपका क्या है, तो आपका अर्थ का क्या है मास है, और आपका ये ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो है हमारा जो आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है बीच का, हमारे ये रेडियस है, रेडियस किसका है तो वो है हमारे अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है। लेकिन यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा किसी हाइट के लिए बोल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा ऑब्जेक्ट और किसका, जैसे मान के चलिए अर्थ है और ये क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच के लिए क्या करेंगे यहाँ पर जो है माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे इतना रेडियस पे जो रखा हुआ क्या है कोई वस्तु है उसके लिए जो हाइट है उसका जो है क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाता है, डी स्क्वायर होता है, इसको डी स्क्वायर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पास अगर जो है ज़मीन में रहेगा, जब आपका जो है ये मान के चले अर्थ के सरफेस पर रहेगा तो हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ यूज करते हैं, रेडियस अर्थ का यूज करते हैं। लेकिन क्या है ये हाइट कितना है कुछ और कुछ हाइट पे क्या है ये रखा हुआ है,
रखा हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा इसके बीच का दूरी, तो यहाँ पर मान के चलिए एच डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो एच डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो आर प्लस एच कर देते हैं होल स्क्वायर, मतलब इसको भी जोड़ दिया, रेडियस में क्या एच जोड़ दिया और उसका क्या कर दिया हम लोग स्क्वायर कर दिए। तो ये किसके बराबर है बोल रहा है, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/16, मतलब कि 16 1/16 भाग भार जो है एक 16वां जो भाग है वो भार है कितने, तो वह भार है किसके बराबर है, तो आपका ये है जी रखा हुआ जो ज़मीन पर रखा हुआ है उसके भार के 1/16 भाग है, तो ज़मीन पर जो है भार होगा उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे जी m/m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये ज़मीन पर रखे होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ये जो हाइट पर है वो कितना भाग है उसका 1/16 कितना है ज़मीन के भार की तरह। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो है हमारा हाइट निकल के आ जाएगा कितने हाइट पर रखा हुआ है, तो जी m डिवाइड बाई आर प्लस एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा आपका। जी कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है आपका m, स्मॉल m है, और ये आपका आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, भार तो सब सेम ही होगा। और बचा आपका क्या, तो बचा आपका ये 1/r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये एच स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड चले जाएगा, वो कितना हो जाएगा सॉरी। तो देखिए अब यहाँ पास कैसे करते हैं कि जो आपका यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर दिया गया है, एच स्क्वायर दिया गया है, अब इसको 16 को भी हम लोग रखिए, यहाँ पास आर स्क्वायर दिया गया है तो हम 16 को भी ऐसे 4×4 मतलब 4 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर से जो ये सब स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी 4r हो जाएगा, हाँ चलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएंगे ये प्लस प्लस में ना, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गए। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये r प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर भी है, जो आपका ये r है वो किस साइड ऊपर चले जाएगा, या फिर आपका ये r जो है इस साइड नीचे आ गया। इसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा ये 4 ये 16 को हम लोग ऐसे 4 के स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ से जो है ये सब स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या r प्लस एच डिवाइड बाई आर बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद फिर से वही r प्लस एच बराबर के 4r हो जाएगा, इस साइड से लग गया। तो इसके बाद जो है आपका ये h बराबर क्या हो जाएगा, हमको हाइट निकालना है, ये r इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 3r। तो दिया गया ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखें कौन सा नंबर में दिया गया है, तो आपका सी नंबर में जो है क्या दिया गया है, करेक्ट आंसर है वो 3r आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं चलिए। इट इज यूज वेदर फोरकास्टिंग इज, जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के काम में आता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हम लोग को बताना है। यहाँ पर जो है कौन सा सैटेलाइट जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, तो वो आपका जो है सी नंबर देखिए पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो मौसम भविष्यवाणी के लिए जो है ये काम आता है, ध्रुवीय अक्ष उपग्रह बोला जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरियस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स आर कनेक्टेड इन, घर की भिन्न भिन्न वस्तुएं लाइन जोड़ी जाती है, इस कौन सा में जोड़ी जाती है, तो आपके जो है पैरेलल में जोड़ी जाती होगी, बहुत ही नहीं आप लोगों को पता ही होगा कि पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो पूरा सर्किट बर्बाद हो गया। ठीक है, मतलब कोई सा भी और दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं काम करेगा। अगर पैरेलल में होगा तो कोई एक ख़राब हो गया तो भी किसी पर भी इम्पैक्ट या इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग को पैरेलल में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन दी, गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। आपका जो है इनर्शिया मास के क्या होता है, आई जो इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, इसलिए जो है ये किस पर निर्भर करेगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, मास पर जो है क्या होता है निर्भर करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर द्रव्यमान पर क्या करता है निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
A father has mass 60 kg and the mass of his son 30 kg. The ratio of the inertia of the father his son is. एक पिता का तथा पुत्र के द्रव्यमान क्रमशः कितना दिए गए हैं 60 किलो और 30 किलो, तो उनके जड़त्वों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप लोग। आपका क्या दिया गया है यहाँ पर जो है किस चीज़ का इनर्शिया का मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका फादर का क्या हो जाएगा इनर्शिया, रेशियो आपका क्या हो जाएगा सन का इनर्शिया, जो कि कितना दिया गया है आपका साइड दिया गया है किसका फादर का, और आपका सन का कितना दिया गया है 30 दिया गया है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2:1 आएगा, मतलब 2:1। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी नंबर। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड, वस्तु के द्रव्यमान मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो इसके लिए जो है देखिए हमारा कोई तराजू होता है, उसको जो है हम लोग किस चीज़ से जो है हम लोग मेजर करते हैं, कौन से लॉ के अनुसार। तो आपका जो होता है पेन या तुल्यांक, जो आपका होता है तराजू देखे होगे तो हाथ से पकड़ कर उसको नहीं तोला जाता है किसी भी भार को, मतलब किसी के ऊपर जो है रखा जाता है, बैलेंस किया जाता है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर, पेन बैलेंस या फिर पेन तुल्यांक। आंसर हो जाएगा बी नंबर। मास को मेजर करने के लिए किस चीज़ का हमें रिक्वायर्ड होता है, तो पेन बैलेंस। इसके लिए आंसर का हो जाएगा पेन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्क डन इज गिवन बाय, तो कृत कार्य निम्नलिखित में से संबंधित है। आपका जो वर्क डन होता है डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, तो फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है एस के रूप में दिया गया, मतलब एस दिया गया है यहाँ पास, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एफ इंटू एस हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका ए नंबर जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको जो है आगे क्वेश्चन में जो है मिल जाएगा, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो है फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका जो 30 नंबर है क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि जो आपका A force of 10 Newton acting on a body, the object is displaced through 5 meter in a direction force, the value of work done is। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का क्या बल लगाया गया, उस पर जो है बल लगाने के बाद जो है 5 मीटर बल की दिशा में विस्थापित होती है। कृत कार्य क्या होगा या फिर क्या बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या होता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पास 5 मीटर हुआ है, फोर्स कितना दिया गया है 10 न्यूटन दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5×50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये वर्क डन है वो क्या होता है, क्या में होता है, तो आपका जूल में होता है। फोर्स क्या होता है न्यूटन में होता है, आपका डिस्टेंस क्या होता है मीटर में होता है। ठीक है, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा दिया गया ऑप्शन ए नंबर क्या है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए सिंबल ऑफ ओपन स्विच की एज, ओपन स्विच या खुली कुंजी का प्रतीक बताना है हमको। खुली कुंजी का प्रतीक कौन सा है, देखते ही पता चल गया होगा। ए नंबर जो है खुली कुंजी है आपका, बी नंबर क्या है क्लोज है, क्लोज कुंजी है आपका, सी नंबर क्या है एक तरह का क्या है स्विच है जो कि ओपन स्विच है, या क्या बोला जा सकता है बटन है जो कि खुला बटन है। आपका डी नंबर क्या है रेस्टेट है, या फिर क्या एक तरह का क्या है प्रतिरोधक है जो कि वेरी करता है या फिर रेगुलेट करता है। इसको हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पंखा का रेगुलेटर होता है वैसे ही ये होता है, उसी को ही बोला जा सकता है रेस्टेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सोलर सेल इज यूज टू प्रोड्यूस, सौर सेल का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो सौर सेल का पता ही है सब लोगों को पता है, जो है क्या है सन से क्या आता है एनर्जी आता है, ये सोलर है। सोलर पर जब पड़ता है तो जो है यहाँ पास क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं क्या दूर निकल जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, तो बीच का जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो आता हुआ लाइट है, लाइट रेस या फिर सोलर सेल जो है क्या करता है ऊर्जा को जो है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आपका जो है क्या सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर देता है। तो इसके लिए ए नंबर दिया है। ए नंबर देखिए प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है
जो है लगाया गया फोर्स अपन क्या होता है, एरिया होता है। तो आपका फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है। आपका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्या बोल रहा है। जो आपका 34 नंबर है, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज। एक वस्तु के 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 200 न्यूटन बल लगाने पर जो दाब का मान क्या होगा, प्रेशर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। 34 नंबर देखिए, हमारा जो प्रेशर होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। लगाया गया बल डिवाइड बाई क्या, एरिया, कितना एरिया में लगाया गया है। तो चलिए फोर्स हमारा कितना दिया गया है, 200 न्यूटन दिया गया है। हमारा एरिया कितना दिया गया है, तो एरिया दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसको हम लोग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको 425, हाँ ठीक, ये 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिया गया ऑप्शन जो ए नंबर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका इसको सॉल्व करके निकल आया। ऐसे ही आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये प्रेशर वाला फार्मूला। एटलीस्ट आपको जो है एक क्वेश्चन प्रेशर के लिए देखने को मिलेगा ही इस चैप्टर से, इसलिए फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, पारे का घनत्व है। पारे का घनत्व कितना होता है, तो पारे का जो घनत्व होता है आपका 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज टू, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जो है किस किस में किया जाता है। तो आपका जो है दिया गया है, आपका तीनों जो है क्या हो जाएगा, तीनों ही प्रिंसिपल, आपका तीनों ही चीज़ में जो है आर्किमिडीज सिद्धांत का जो है उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो आर्किमिडीज क्या बोलता है, देखिए कि अगर हम लोग कोई एक बीकर ले लें, अगर उसमें जो है पानी डालें तो उसमें जो है उतना ही पानी जो है विस्थापित हो गया, फिर डिस्प्लेस होगा जितना कि हम लोग उसमें वजन का जो है क्या सामान डाले हैं। यही बोलता है हमारा आर्किमिडीज। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही जो है सिद्धांत में काम करते हैं आपके ABC जो हैं, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ये सभी किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, तो आपके करते हैं आर्किमिडीज के। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ME जो मास ऑफ अर्थ है ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड MM इज द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून। यदि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु है उसका क्या है द्रव्यमान ME है, तो चंद्रमा की सतह पर MM है, तब क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो हमारा वेट होता है, वेट जो है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, G होता है। तो हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है, हमारे भूमि या ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन मास जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हम लोग मान के चले अभी यहाँ पास हैं तो हमारा मास अलग हो जाएगा क्या, हम लोग अगर दिल्ली चले जाएंगे तो नहीं होगा ना। तो वो जो है वेट पे जो है फ़र्क करता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन मास जो है क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, mg इज इक्वल टू MM हो जाएगा, ME इज इक्वल टू MM हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर, 1 किलोग्राम चीनी कहाँ खरीदने पर मुनाफा होगा। तो आपका जो है इक्वेटर में हम लोग अगर जाकर जो है ख़रीदेंगे चीनी को, तो जो है कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लो होता है। इसी के लिए जो है यहाँ पास हम लोगों को सस्ते दाम में है ज़्यादा चीनी मिलेगा। उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा का फ़र्क होता है। ऐसे मत समझ लीजिए कि 10 किलो की जगह 20 किलो मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता, थोड़ा मोड़ा का फ़र्क होता है। यह 4-5 वही 2-3 ग्राम आसपास का, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल दिया जाता है। वेग वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किस में होता है बोल रहा है। तो आपका जो ये ऐसे कोई ग्राफ है, तो एक साइड वेलोसिटी ले लेते हैं, एक साइड टाइम ले लेते हैं। टाइम और वेलोसिटी किस में होता है, तो आपका एक्सेलरेशन में होता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, आपका वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है किस में बनता है, तो आपका एक्सेलरेशन में बनता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण बोला जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाई। पृथ्वी का वायुमंडल की उपस्थिति का कारण है। हमारा जो वायुमंडल है वो किसके कारण जो है वायुमंडल है तो बोल रहा है तो वो है आपका ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो वायुमंडल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी ही इसको अट्रैक्ट करके अपने और क्या है अट्रैक्ट करके रखा है। जैसे ये ग्रेविटी है हमारा अर्थ है तो इसके चारों ओर क्या है हवा है और किसकी वजह से है तो ग्रेविटी की वजह से है। और ग्रेविटी क्या होता है तो हर उस मास पे जो है एक तरह का फोर्स होता है। हर मास पे जो एक तरह का फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है ग्रेविटी बोला जाता है। जिस पर जो है मास है उस पर एक तरह का फोर्स है उसी को जो है ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू किसी तैरती हुई वस्तु का तुल्य भार होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई क्या है ये मान के चलिए क्या है आपका कोई वस्तु है जो कि पानी पे क्या कर रहा है तैर रहा है तो इस पे क्या होगा कोई मास होगा तो उसकी वजह से क्या एक तरह का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन की तरफ क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और एक जो है ये वाटर के वजह से जो है अपथ्रस्ट फोर्स जो है एक ऊपर की तरफ लगेगा जो कि जो है इसको यहाँ पर जो है बैलेंस रखेगा। तो इसके लिए जो ऊपर तरफ लग रहा है बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स उसको जो है क्या बोला जाता है बायोंड फोर्स बोला जाता है बिवेंट फोर्स बोला जाता है जो कि उत्प्लवन बल इसको बोला जाता है जो कि इसी को बोला गया है कि जो कि किसी तैरती हुई वस्तु का भार तुल्य होगा तो किसके बराबर होगा उत्पल्य बल के। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा उत्पल बल। जो कि ये फोर्स होता है ये क्या करता है इसका बैलेंस रखता है तो इसी फोर्स की वजह से जो है इसको जो है यहाँ पर बैलेंस रखता है ना नीचे जाने देता है ना ऊपर जाने देता है। ये इसका कारण है इसका उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन ओम्स लॉ स्टेट दैट निम्नलिखित में से ओम का नियम है। तो यहाँ पास ओम जो कहता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके करंट के। जितना ज़्यादा वोल्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही करंट भी बढ़ेगा। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार तो हो जाएगा आपका ए नंबर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है आपके तो करंट के है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है और जो किसके बराबर है आपके करंट के विद्युत धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब इसके लिए जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 43 नंबर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे तो उसको बोला जाता है आपका करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है करंट या धारा। हमारा जो मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो इसमें जो है क्या कुछ चीज़ आवेश या चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं। चार्ज फ्लो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब जो है हम लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो उसी चीज़ को बोला गया है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं कितना रेट से जा रहा है उसी को बोला जाता है आपका करंट बोला जाता है या फिर धारा बोला जाता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका देखिए 44 नंबर व्हेन द मास ऑफ ए बॉडी इज हाफ्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। भाई कोई काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो है आपका जो जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही मास क्या होगा अप या डाउन होगा। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो मास भी आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब जो है पूरा डिपेंड करता है किस पे मास पे। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पूरा डिपेंड करेगा। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा क्या बोल रहा है कि बॉडी इज हाफ्ड मतलब जो है बॉडी का मास जो आधा हो जाएगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर है। ये 45 नंबर बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए गैलेक्सी एज इट मूव्स अवे फ्रॉम एज पर हबल्स लॉ। हबल के नियम के अनुसार हमसे दूर जा रही निहारिका का वेग होगा। जो हबल्स लॉ बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ है गैलेक्सी जो है अर्थ से क्या दूर होते जा रहा है। और यहाँ पास दूसरा बोले थे कि जो है हमारा जितना दूर जाते जाएगा डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वेलोसिटी के। तो इससे हमें क्या पता चलता है जो डिस्टेंस या दूरी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड के है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। मतलब जो है क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा इंक्रीज विद डिस्टेंस। मतलब समय के साथ क्या होगा बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस जो है समय के साथ या दूरी के साथ जो है समय नहीं आपका दूरी के साथ जो है डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा जो दूरी के साथ जो है वेग या वेलोसिटी जो है दूरी के साथ क्या बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए आंसर जो है आपका बी नंबर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द इंडियन रोहिणी सैटेलाइट मिशन इज फॉर, भारत के रोहिणी उपग्रह मिशन का उद्देश्य है। तो रोहिणी उपग्रह का जो मिशन था वो क्या चीज़ के लिए था, तो ये है आपका संचार सेवाओं का विस्तार, या फिर इसको बोला जा सकता है एक्सटेंडिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसी के लिए जो है रोहिणी सैटेलाइट मिशन जो है इसी के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पास आपका 47 नंबर, रॉकेट जेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका रॉकेट जेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, जो कि क्या है, एक्शन किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ रिएक्शन, मतलब जो है रिएक्शन के अपोजिट होता है। तो इसी सिद्धांत पर जो है काम करता है। और जो आपका ये न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है, मतलब तीसरा नियम है न्यूटन का, जो कि इसी सिद्धांत पर हमारा जो है रॉकेट जो है काम करता है। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखें आपका 48 नंबर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड ऑन दी, एक निश्चित दूरी पर दो स्थित वस्तुओं के बीच कार्य की गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज़ पर निर्भर करता है, बोल रहा है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है किस चीज़ पे क्या है, निर्भर करता है। ग्रेविटी एट द प्लेस प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी, तीसरा दिया है क्या है, मीडियम ऑफ विच प्लेस नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नंबर, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो है ये ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो आपका पहला तो मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो स्पीड में मास है उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन में जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका कोई भी नहीं होगा, डायरेक्ट जो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, आपका डी नंबर, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर देखिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्टार्स इन द स्काई, स्काई में मतलब तारों को देखने के लिए आसमान में किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है टेलीस्कोप का यूज करते हैं, दूरदर्शन का। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, टेलीस्कोप। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दी अमाउंट ऑफ दी सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस ऑफ 1 मीटर एरिया इन 1 सेकेंड इन नोन एज, मतलब जो है पृथ्वी के क्षेत्रफल के एकांक समय में ग्रहित ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। जैसे 1 मीटर एरिया जो है उसमें 1 सेकेंड के लिए जो हमारा क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड में जितना उस एरिया में एनर्जी को क्या ऑब्जर्व किया या मिला, उतना एनर्जी को बोलते हैं हम लोग सोलर कॉन्स्टेंट, या फिर सौर नियतांक बोला जाता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा तो, और भी अगर पीएटी का आपका तैयारी करना है तो चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए, थैंक यू।